इजराइल ने लेबनान के ईरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह की टॉप कमांड को एक के बाद एक करके खत्म कर डाला है। हिजबुल्लाह को सबसे बड़ा झटका 27 सितंबर को लगा जब इजराइल ने हसन नसरुल्लाह को हवाई हमले में खत्म कर दिया। नसरुल्लाह को मारने के पहले इजराइल ने हाल ही में किए गए कई हमलों में हिजबुल्लाह के पूर्व शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर दिया था। इसी साल 30 जुलाई को इजराइल ने बैरूत में बड़ा हवाई हमला किया था, जिसमें हिजबुल्लाह के सैन्य प्रमुख फवाद शुक्र को उसने मार गिराया था। फवाद शुक्र को इजराइल ने द्रूज इलाके में हुए रॉकेट हमले के जवाब में मारा था। इस हमले में फुटबॉल खेल रहे 10 मासूम बच्चों की भी मौत हो गई थी। फवाद शुक्र को नसरुल्लाह का बेहद करीबी माना जाता था। हिजबुल्लाह के सैन्य संगठन में वो नसरुल्लाह के बाद दूसरी पंक्ति का कमांडर था। इजराइल ने इससे पहले 20 सितंबर को बैरूत में किए गए हवाई हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर इब्राहिम अकील को ढेर कर दिया था। अकील की भी हैसियत हिजबुल्लाह की कमांड में दूसरे नंबर पर थी। वो नसरुल्लाह को सीधे रिपोर्ट करता था। अकील पर 1983 में हुए बम विस्फोटों के मामले में $70 लाख का इनाम था। अकील के साथ हमले में एलीट राजवान फोर्स के कमांडर अहमद वहाबी भी मारा गया था। 27 सितंबर को नसरुल्लाह के साथ हमले में एक हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कराकी भी मारा गया। अली कराकी की मौत के साथ ही हिजबुल्लाह का सेकंड इन कमांड कहा जाने वाला पूरा नेतृत्व खत्म हो गया। हिजबुल्लाह ने जब बैरूत के दक्षिणी उपनगर दहिया में हिजबुल्लाह के भूमिगत मुख्यालय को निशाना बनाया तो उसमें शीर्ष कमांडरों की बैठक चल रही थी। कहा जा रहा है कि इजराइल को ऐसी खुफिया सूचना मिली थी कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह बैरूत स्थित अंडरग्राउंड मुख्यालय में पहुंचने वाला है। इसके बाद हमले की योजना तैयार की गई। हमले के लिए 2000 किलोग्राम और 1000 किलोग्राम के लेजर और जीपीएस गाइडेड बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया था। ये बम पहले जमीन के अंदर घुस गए और फिर विस्फोट हुए, जिसने हिजबुल्लाह के 50 फीट अंडरग्राउंड मुख्यालय को उड़ा दिया। हसन नसरुल्लाह की मौत से हिजबुल्लाह बौखलाया हुआ है। अब वो इजराइल पर और बड़े हमले कर सकता है। गौरतलब है कि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस 1 साल से लगातार लड़े आ रहे हैं, मोबिलाइज हो चुके हैं। 1 साल हो गया, वो भी थक रहे हैं। उनको भी वापस इंडस्ट्रीज पे जाना है, इकोनॉमी का ख्याल करना है। तो कब तक इजराइल सस्टेन कर सकता है? क्या ये स्टेमिना की लड़ाई होगी कि किस में स्टेमिना ज़्यादा है? वो जो शिया हैं वो तो बहुत सारी सफरिंग एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मार खाने के लिए तैयार हैं वो बिल्कुल, क्योंकि कुछ है ही नहीं खोने के लिए खास। तो अब ये शायद जो स्टेमिना की लड़ाई हो जाए कि कौन ज़्यादा देर टिक सकता है। और जब अगर आज जो है वो पुष्टि कर रहे हैं कि हमने नसरुल्लाह हसन को मार डाला है, टॉप लीडर इसके, तो हिजबुल्लाह भी गुहार लगा रहा है ईरान को, मेरे आका बचाओ। उसने हथियार दिए, रिंग ऑफ फायर बनाया है चारों तरफ इजराइल के। ईरान ने प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंटली वो खुद नहीं लड़ना चाहता जब तक कि उसकी सॉवरेन टेरिटरी पे हमला ना हो। ठीक है, तो इसके चलते उसने अप्रैल में एक झटका दिया था कि साहब हम भी पलटवार कर सकते हैं, ये मत सोचना कि आप ही एक हो जो मार सकता है। तो इजराइल भी तब से बड़ा इच्छुक है कि किसी तरह ईरान को प्रोवोक किया जाए, हिजबुल्लाह को इतना प्रोवोक किया जाए कि वो लड़ाई को बढ़ाए, मजबूर करें अमेरिका को लड़ाई में आने में, और फिर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान का बैंड बाजा बजा दे। इससे एस्केलेशन बहुत भारी हो सकती है। मुझे तो अंदेशा है कि अगले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह अपने मिसाइल स्ट्राइक्स को बढ़ाएगा। मैं नहीं समझता कि वो चुपचाप से धूल चाट लेंगे, थूका चाट लेंगे और कह देंगे हाँ जी हम सीज फायर मान गए, हम हट जाएंगे, जब तक उनको बहुत खासा दर्द ना हो। राइट, तो क्या ये जो पनिशमेंट लेवल है वो काफ़ी है? अब वो भी हर रोज़ कुछ ना कुछ रिटेलिएट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा रिटेलिएशन नहीं है। ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि या इफेक्टिवनेस ऑफ इजराइलीज काउंटर स्ट्राइक्स है या डेलिबरेट डिसीजन नॉट टू एस्केलेट, क्योंकि ईरान के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, जो मॉडरेट हैं, और जो यूएन जनरल असेंबली में जाके बोला कि इजराइल हमको प्रवोक कर रहा है, हमको ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है कि हम कुछ करें जिससे वो और अमेरिका मिलके हम पे स्ट्राइक करें, तो हम इतने अक्लमंद हैं कि हम इसमें झांसे में नहीं पड़ेंगे। कब तक नहीं पड़ेंगे? कब तक ह्यूमिलिएट होंगे अपने लोगों के सामने? भाई आफ्टर ऑल वो भी आंसरेबल है अपनी पब्लिक को,
और रूस चीन का भी बड़ा हाथ रहेगा इसमें कि वो कितना इनको ताकत देते हैं, क्या वो इनको आर्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये लोग इज़राइल का पलटवार सह सके। गौरतलब है कि रूस ने अपनी S-400 मिसाइल बैटरी भेज दी यहाँ पे कि वो इज़राइल के जवाबी हमलों को थोड़ा डेंट कर सके। अमेरिका की एड के बगैर इज़राइल ईरान पे हमले नहीं कर सकता। उसको कितना लंबा फासला जाना है, कई देशों के ऊपर ओवरफ्लाइट करनी है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए अमेरिका के टैंकर चाहिए। तो जब तक अमेरिका लड़ाई में नहीं उतरता, इज़राइल अकेले ईरान और हिजबुल्लाह और सबको नहीं लेगा। ठीक है, तो एक तो ईरान का लोग कह रहे हैं कि मंशा है कि साहब आप इतनी मार मारो कि एस्केलेशन इतनी बढ़े कि ये जो हिजबुल्लाह और ईरान एस्केलेट करने के लिए मजबूर हों, ईरान लड़ाई में आ जाए, तब अमेरिका हमारी तरफ आ जाएगा, मिलके हम ईरान को और हिजबुल्लाह को धूल चटा देंगे। तो आने वाले दिन बड़े क्रूशल हैं और नुकसान बहुत होगा दुनिया का, क्योंकि अगर वहाँ पे बड़ा भीषण ऑल आउट वॉर हो जाती है मिडिल ईस्ट में, तो ऑयल की प्राइस स्काई रॉकेट होंगी। जो इकॉनमीज चढ़ रही है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले डूबने लगेंगी, काफ़ी नुकसान होगा दुनिया भर में इकॉनमीज़ को। तो इसके चलते किसका फ़ायदा होगा, किसका नफ़ा, किसका नुकसान, ये कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन अमेरिका को करनी पड़ेगी, इज़राइल को करनी पड़ेगी, दुनिया को करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो एस्केलेट हो रहा है जहाँ जाएँ। और सटे आए हुए बाइडन साहब दुनिया भर में कह रहे थे कि मैं सारे युद्ध ख़त्म करना चाहता हूँ। उन्होंने इज़राइल से अफ़गानिस्तान से प्रेसिपिटेट विड्रॉल किया, और अब देखो चारों तरफा आग लगी हुई है। रशिया यूक्रेन वॉर तीसरे साल में जा रही है, ये 1 साल कंप्लीट हो रहा है, और वहाँ आगाज़ लग रहा है, अंदेशा लग रहा है कि चीन भी ताइवान पे या फिलीपींस पे धावा बोल देगा। तो ये तो वर्ल्ड वॉर तो साहब शुरू ही शुरू है। लेबनान के शक्तिशाली और हिजबुल्लाह के लंबे वक्त से नेता रहे हसन नसरुल्लाह की मौत ने मध्य पूर्व के हालात को एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने लेबनान के शिया ग्रुप को चरमपंथी संगठन घोषित कर रखा है, लेकिन इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके समर्थक ईरान ही नहीं, दुनिया के कई मुस्लिम देशों में फैले हैं। हिजबुल्लाह का एक राजनीतिक दल भी है और लेबनान की संसद में इसके प्रतिनिधि हैं और यह सरकार में भी शामिल है। लेबनान में इसका अच्छा खासा आधार है और लेबनानी समाज में इसकी गहरी पैठ है।